वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों। आशा करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। अपने को स्वस्थ रखिए और जो YouTube चैनल के माध्यम से आपको पढ़ाया जा रहा है, समझाया जा रहा है, उसको आप अच्छे से उस वीडियो को देखिए, समझिए, नोट्स तैयार कीजिए, क्वेश्चन आंसर तैयार कीजिए और जो नहीं समझ में आता है उसे मुझसे पूछिए। ओके, आज हम लोग मनोवैज्ञानिक परीक्षण की विधियों के अंतर्गत प्रयोगात्मक विधि के विषय में पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे कि अंतर्दर्शन विधि और निरीक्षण विधि हम लोगों ने पढ़ लिया है। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रयोगात्मक विधि। तो कहा जाता है कि प्रयोगात्मक विधि जो है वो मनोवैज्ञानिक परीक्षण का सबसे सर्वोत्तम विधि, सबसे अच्छा मेथड है। इसके माध्यम से हम प्रकृति के विषय में या जो उद्दीपन है या जो जिस पे हम प्रयोग कर रहे हैं उसके विषय में हम काफ़ी कुछ जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए इसको मनोविज्ञान की सबसे सर्वोत्तम, सबसे श्रेष्ठ विधि माना जाता है। अब इसमें प्रयोगात्मक विधि का अर्थ क्या होता है? तो बच्चों, प्रयोगात्मक का अर्थ होता है प्रयोग करना, ठीक ना? जिसके ऊपर हम प्रयोग कर रहे हैं उससे प्रश्न करना, प्रकृति से प्रश्न करना, समस्या के विषय में पूछना, ठीक है? इसको प्रयोगात्मक कहते हैं। सबसे पहले हम किसी समस्या के विषय में पूछते हैं, उसके बाद उस समस्या पर एनालिसिस करते हैं, विश्लेषण करते हैं और उसके बाद उसका परिणाम हम सामने लाते हैं। इसी तरह से दूसरा अर्थ है प्रयोग नियंत्रित वातावरण में किया गया निरीक्षण। मतलब हम जो प्रयोग कर रहे हैं किसी व्यक्ति पर, किसी समस्या पर, तो वो एक नियंत्रित वातावरण होता है, क्योंकि प्रयोगकर्ता पहले से ही पूरे वातावरण के विषय में जानता है, अपने कंट्रोल में उसको रखता है, तब हम उस पर प्रयोग करते हैं। तो इसलिए कहा गया है कि प्रयोग नियंत्रित वातावरण में किया गया निरीक्षण है। अब इसमें कुछ मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने परिभाषाएं दी हैं, जिसमें सबसे प्रमुख परिभाषा जिसको कह सकते हैं कि गैरेट है, जहोदा है और टाउनशेंड है, जेसी टाउनशेंड। तो गैरेट की परिभाषा है पद्धति से पूछा गया प्रश्न प्रयोग है। बहुत इजी परिभाषा है, आप इसको लर्न कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। पद्धति से पूछा गया प्रश्न प्रयोग है, यानी जिस प्रयोगकर्ता जो प्रयोग करता है वो जिस पे प्रयोग कर रहा है उससे पूछा गया प्रश्न ही प्रयोग है। ठीक। दूसरा है सबूता के अनुसार प्रयोग परिकल्पना के परीक्षण की एक विधि है। मान लीजिए किसी समस्या के विषय में हम परिकल्पना कर लिए, अपने दिमाग में उस समस्या के विषय में बैठा लिए और उसी पर जो परीक्षण किया जाता है उसकी एक विधि है प्रयोग या प्रयोगात्मक विधि। ठीक है। नेक्स्ट है जेसी टाउनशेंड। इनके अनुसार नियंत्रित वातावरण में किए गए परीक्षण को प्रयोग विधि कहते हैं। जैसा कि पहले हमने बताया था कि नियंत्रित वातावरण में किया गया प्रयोग ही परीक्षण है। पहले से पूरी तरह से भूमिका तैयार रहती है प्रयोगकर्ता के द्वारा और वातावरण के विषय में, समस्या के विषय में वो काफ़ी कुछ जानता है, फिर उस पर प्रयोग शुरू करता है। इसलिए इसको नियंत्रित वातावरण कहते हैं कि नियंत्रित वातावरण में किया गया प्रयोग ही परीक्षण ही प्रयोग है। तो इस तरह से बच्चों प्रयोगात्मक विधि को हम इसीलिए सर्वश्रेष्ठ या श्रेष्ठ विधि मानते हैं, मेथड मानते हैं कि जिससे प्रयोगकर्ता जो है समस्याओं के विभिन्न पहलुओं के विषय में अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करता है और उस समस्या का समाधान करने की कोशिश करता है। अब जैसे इस विधि में कई चरण हैं,
कैसे कैसे प्रयोगकर्ता जो है वो व्यवस्थित तरीके से परीक्षण करता है, उसके भी कई चरण बनाए गए हैं। प्रयोगात्मक विधि के विभिन्न चरण हैं, जिसके माध्यम से व्यवस्थित तरीके से प्रयोगात्मक विधि का प्रयोग किया जाता है। इस चरण के अंतर्गत समस्या का निर्धारण, दूसरा है परिकल्पना का निर्माण, तीसरा है स्वतंत्र तथा आश्रित चरों को अलग करना या पृथक करना, चौथा है परिस्थितियों पर नियंत्रण, पांचवा है प्रयोग फल का विश्लेषण करना, सिक्स्थ है परिकल्पना की जांच करना और लास्ट सामान्यीकरण। तो सबसे पहले हम इस समस्या के चरण के अंतर्गत, प्रयोगात्मक विधि के चरण के अंतर्गत हम पढ़ते हैं समस्या का निर्धारण। इसमें ये है प्रयोगात्मक विधि में का ये सबसे पहला चरण है, प्रथम चरण है, ठीक है, अध्ययन करने की, जिसमें समस्या का निर्धारण किया जाता है और इस समस्या के द्वारा जब समस्या का निर्धारण हो जाता है तब प्रयोग प्रारंभ किया जाता है, ठीक है। और इसमें प्रयोगकर्ता जो है समस्या का निर्धारण करता है। जैसे कि मान लीजिए ये माना जाता है कि जो ट्रक ड्राइवर्स होते हैं वो ज़्यादातर गाड़ियाँ चलाते हैं तो नशे में चलाते हैं, ठीक ना। तो इससे ये है कि जब नशे में गाड़ियाँ चलाते हैं तो उनकी गाड़ी चलाने पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इस समस्या का निर्धारण किया जाता है इसमें। ट्रक ड्राइवर्स नशे में गाड़ी, तो उनकी शारीरिक और मानसिक दोनों क्षमता जो है परिवर्तित होती है। लेकिन कुछ ड्राइवर्स कहते हैं कि नशे की हालत में गाड़ी संतुलित तरीके से चलता है। समस्या क्या है, अब ये समस्या देखना है कि नशे की हालत में गाड़ी संतुलित चलता है या असंतुलित चलता है। तो इसे हम समस्या उद्दीपन क्या है, शारीरिक और मानसिक क्षमता का आकलन करते हैं, ठीक है। और एक बात ये भी है बच्चों कि नशा करना अच्छा नहीं माना जाता, इससे चरित्र पे जो है, कैरेक्टर पे बुरा प्रभाव पड़ता है, ठीक है। और इसमें ये भी है कि काफ़ी धनाढ्य लोग जो आर्थिक रूप से संपन्न हैं वो भी नशा करते हैं, लेकिन आर्थिक रूप से संपन्न होते हैं। तो इससे हम ये अनुमान नहीं लगा पाते कि नशा करने का व्यक्ति के शारीरिक और मानसिक क्षमता पर कितना प्रभाव पड़ता है। कुछ लोगों पे नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, ठीक ना, नेगेटिव इफेक्ट आ जाता है, कुछ लोगों पे पॉजिटिव करता है। तो पहले हम समस्या का निर्धारण करते हैं कि फिर नशा करने वाला व्यक्ति जो है वो शारीरिक और मानसिक रूप से कितना संतुलित या असंतुलित है। दूसरा है परिकल्पना का निर्माण करना। इसका अर्थ होता है कि प्रयोगकर्ता जो परिकल्पना, हाइपोथेसिस जिसको कहते हैं, उसका निर्माण करता है। तो इसमें परिकल्पना के माध्यम से, ठीक ना, हम पहले से सोच लेते हैं और उसके माध्यम से हम समस्या का निर्धारण करते हैं। संभावित समस्या का निर्धारण किया जाता है और फिर उस संभावित समस्या का समाधान करने का प्रयास किया जाता है, ठीक है। उसी के माध्यम से फिर हम समाधान करने की कोशिश करते हैं। तो इसमें जैसा कि आप जानते हैं, कहा गया है कि ये नियंत्रित दशा में या नियंत्रित वातावरण में होने वाला परीक्षण है। तो इस तरह से हम पहले से जब परिकल्पना कर लेते हैं तो सारे कुछ जो वहाँ के इसको कह सकते हैं कि जो आसपास की चीज़ें होती हैं वो पूरे हमारे नियंत्रण में होती हैं, ठीक है, कंट्रोल में होती हैं। तब हम उस समस्या का समाधान करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट है स्वतंत्र तथा आश्रित चरों को अलग अलग करना। अब जैसे स्वतंत्र चर है और आश्रित चर है, ठीक ना।
स्वतंत्र चर हम उसको कहते हैं जो पूरी तरह से स्वतंत्र, जैसे नशा करना स्वतंत्र चर है, लेकिन उस नशे का प्रभाव शारीरिक और मानसिक क्षमता पे पड़ता है तो वो आश्रित चर हो जाता है, डिपेंडेंट वेरिएबल्स जिसको कहते हैं, ठीक ना। तो इन दोनों को क्या किया जाता है, अलग अलग किया जाता है, अलग अलग करके फिर हम उस पर प्रयोग करते हैं। जैसे कि चर जानते ही हैं, स्वतंत्र और आश्रित चर होते हैं, आपको पता ही है। इसमें दो या दो से अधिक चर या परिवर्त्य जिसको वेरिएबल्स कहते हैं, हम इसको उद्दीपन भी कह सकते हैं जिस पे हम प्रयोग कर रहे हैं, ठीक ना। एक आश्रित चर होता है दोनों। तो स्वतंत्र चर को प्रयोगकर्ता जो है वो नियंत्रित करके प्रस्तुत करता है। स्वतंत्र चर, जैसे कि हम कोई नशा कर रहे हैं, ठीक है, तो इस चर का प्रभाव, नशे का प्रभाव व्यक्ति के शारीरिक और मानसिक क्षमता पर कितना पड़ता है वो फिर आश्रित हो जाता है, ठीक है। आश्रित चर स्वतंत्र चरों के बदल जाने से होता है। जब हम स्वतंत्र चर की शुरुआत करते हैं तो वो आश्रित चर पे उसका प्रभाव पड़ता है। यानी जब नशे की हम शुरुआत करते हैं तो नशे से शारीरिक और मानसिक क्रिया पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसकी शुरुआत हो जाती है। तो शारीरिक और मानसिक क्षमता जो है वो आश्रित चर के रूप में है और नशाखोरी जो है वो स्वतंत्र चर के रूप में कार्य करता है। इसी तरह से परिस्थितियों पे नियंत्रण, जैसा कि पहले ही कहा गया था कि परिस्थिति, ये प्रयोग विधि जो परिस्थितियों पर नियंत्रण के द्वारा परीक्षण कार्य किया जाता है। तो ये बहुत ही परिस्थितियों पर नियंत्रण बहुत आवश्यक तत्व है प्रयोगात्मक विधि का, क्योंकि इसके माध्यम से हम समस्त उद्दीपनों पर, ठीक ना, जितने भी वेरिएबल्स हैं स्वतंत्र और आश्रित चर, उन पे हम नियंत्रण करके समस्या का समाधान करते हैं। और ये चेष्टा करते हैं कि जो स्वतंत्र चर है वो आश्रित चर पे कितना प्रभाव डालता है। स्वतंत्र चर आश्रित चर पे कितना प्रभाव डालता है, यानी उद्दीपन के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के क्या प्रभाव डालता है। ये पूरी तरह से हमारी परिस्थितियों के नियंत्रण में कार्य करता है। प्रयोग फल का विश्लेषण, अब हम प्रयोग कर लिए, प्रयोग करने के बाद समस्या सामने हमको समस्या हमारे सामने आ गई, उसके बाद उसका विश्लेषण किए और फिर प्रयोग फल जो यानी कि रिजल्ट आया उसका विश्लेषण किया गया कि किस प्रकार से, मान लीजिए स्वतंत्र चर के रूप में हम किसी भी नशे का, यानी ओपियम जैसे अफीम है वो क्या है, स्वतंत्र चर है। अब उसके सेवन से व्यक्ति के शारीरिक और मानसिक क्षमता पर क्या प्रभाव डालता है उसकी हम परीक्षण करते हैं। तो प्रयोग निर्धारित हो जाता है। किसी किसी पर ये होता है कि नशा करने से वो संतुलित जो ड्राइविंग करता है, कुछ ड्राइवर्स, ये भी ड्राइवर हैं, ये भी कहते हैं कि हम नशा करते हैं लेकिन हम ड्राइविंग बहुत अच्छा करते हैं, संतुलित अवस्था में करते हैं। अब कुछ लोग की ड्राइविंग जो है असंतुलित हो जाती है, इसे जानते ही हैं, एक्सीडेंट होने का खतरा होता है, होता भी है। तो हम ये अनुमान नहीं लगा पाते कि नशा करने से संतुलित ड्राइविंग होगा या असंतुलित, तो उसकी फिर हम विश्लेषण उसी आधार पे करते हैं। परिकल्पना की जांच करते हैं, जो हम परिकल्पना बनाए हैं समस्या के प्रति उसकी जांच करते हैं। यदि
जो हम परिकल्पना बनाए हैं अपने दिमाग में वो व्यक्ति की शारीरिक और मानसिक क्षमता के काफ़ी करीब है, मतलब कि जैसा हम सोचे हैं उसी प्रकार की समस्या दिखाई दे रही है, तब तो जांच जो है वो सफल हो जाती है, प्रयोग विधि सफल हो जाती है। और यदि परिकल्पना की जांच यानी कि जो हम परिकल्पना बनाए हैं समस्या का वो यदि अलग दिखाई देती है तो फिर जो रिज़ल्ट आता है वो गलत हो सकता है। कभी परिकल्पना जो है वो पक्ष में सिद्ध हो सकती है, कभी विपक्ष में सिद्ध हो सकती है। वही जैसा कि हमने कहा कि कभी कभी ये होता है कि नशे की हालत में भी ड्राइवर जो है वो अच्छी ड्राइविंग करते हैं और ये भी माना जाता है कि नशे की हालत में ड्राइवर कभी कभी असंतुलित ड्राइविंग भी करते हैं। यदि असंतुलित ड्राइविंग का रिज़ल्ट आ जाता है तो वो हमारे पक्ष में हुआ, क्योंकि हम ऐसा सोचते हैं कि जब हम किसी भी प्रकार की नशा करते हैं तो हमारी शारीरिक और मानसिक क्षमता जो है वो प्रभावित होती है। अब जब यदि इसके ठीक अपोजिट हो जाएगा कि नशे की हालत में भी अच्छी ड्राइविंग की जा सकती है तो फिर हम ये सही निष्कर्ष पे नहीं निकल पाते कि इसका शारीरिक और मानसिक क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, लास्ट में है सामान्यीकरण। समस्याएं भी दिखाई दे गई और एक सामान्य नियम के अंतर्गत हम विभिन्न समस्याओं का समाधान करते हैं। जो भी समस्याएं उद्दीपन के प्रति है, प्रकृति के प्रति है या आसपास का वातावरण जो है उसे उन समस्याओं का समाधान सामान्य नियम के द्वारा किया जाता है और प्रयोग करने के बाद एक परिणाम प्राप्त होता है। ठीक ना, समस्याओं का समाधान, समस्याओं को जाने, फिर उस पर प्रयोग किए, फिर इसका एक समाधान सामने आके निकलता है, फिर उस पर विश्लेषण की जाती है, व्याख्या की जाती है, रिजल्ट तैयार किया जाता है। ठीक है, और सामान्य नियम के माध्यम से इस प्रयोग विधि के जो विभिन्न चरण हैं उसके माध्यम से उसका प्रयोग करके हम प्रयोग जो समस्या है उसका समाधान करने की कोशिश करते हैं। तो ये आपके विभिन्न चरण हो गए। ठीक, अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, आज तो इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में प्रयोग विधि के गुण या लाभ, मेरिट्स और डिमेरिट्स हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं और आशा करूँगी कि आप इस वीडियो को पूरा देखेंगी और इससे रिलेटेड आप क्वेश्चन भी करेंगी। बच्चे आप लोग क्वेश्चन नहीं करते हैं, आप लोग क्वेश्चन कीजिए, पूछिए। और आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।